हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस। आज तीसरा भाग है, पार्ट 3 है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कुछ बातें इससे संबंधित, लेकिन उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं पिछला वाला क्लास। पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने देखे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में बातें की थी। अजैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है, अब घटक कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादक, मैंने कहा था कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से या रसायन संश्लेषण की सहायता से भोजन तैयार करते हैं, भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, वो कौन कहलाता है, वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, नील हरित शैवाल, टाइटब्स, रासायनिक संबंधित जो बैक्टीरिया हैं आदि क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। जैसे ये पेड़, मैंने कहा था कोई पेड़ कोई पौधा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन तैयार करता है, खुद ग्रोथ करता है और दूसरे के लिए उत्पादक का कार्य करता है। ठीक है। उपभोक्ता, मैंने कहा था उपभोक्ता कौन होते हैं कि ऐसे जो क्या है दूसरे पर आश्रित होते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो स्वयं भोजन तैयार तो नहीं करते लेकिन दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में मैंने कहा था कि ऐसे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उत्पादक पर डिपेंड रहता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, और ये इनके फल फूल पत्ती आदि का यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ये हमने देखे। चलिए, फिर बात की थी उपभोक्ता के 3 टाइप थी, बोल सकते हैं मेनली जो है 3 टाइप हम पढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक को डायरेक्टली यूज़ करता है, इसके पेड़ पौधे की, इसके फल फूल पत्ती को डायरेक्टली यूज़ करता है। और जनरली ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे कि गाय है, हिरन है, चूहा है, टिड्डा, बकरी आदि क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे लोमड़ी है, जो है द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते थे भाई, प्राथमिक उपभोक्ता का यूज जो करता है वो कौन होता था, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे लोमड़ी था, सांप था, मेढक था आदि। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता का उपभोग करता है उसको तृतीयक उपभोक्ता कहा गया। ठीक है, और इसको सर्वोच्च उपभोक्ता भी हम जानते हैं, कहते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ, चीता। तो एग्जाम्पल से मैंने समझाया था कि घास एक उत्पादक है। फिर घास को यदि बकरी खा देता है तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और ये क्या है, एक शाकाहारी है। लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर शेर सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, चलिए। फिर ये एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे। घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप, सांप को मोर, मोर को बाज। तो इस प्रकार से घास उत्पादक हो गए, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गए जो मेनली मैंने कहा शाकाहारी होते हैं, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता मोर और बाज पंचम उपभोक्ता, और जो कि सर्वोच्च उपभोक्ता है। ठीक है, फिर हमने देखे अपघटक। अपघटक कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स, जो ऐसे मृत जीवों को पूरी तरह से नष्ट करके जमीन में पूरी तरह से दबा देते हैं, जमीन में दबा देते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं, उससे उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ऐसे जीव को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है। तो मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि कोई कुत्ता है, कोई जानवर मर गया, उसको पूरी तरह से सड़ा गला के नीचे ज़मीन में दफना देते हैं, उसको ज़मीन में गड़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको देखने को मिला। फिर मैंने कहा कि जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो मैंने कहा था कि लैंगिक अनुपात
में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे सांप हो गए, मगरमच्छ है, इनके अंडे देखेंगे तो उच्च ताप पर मादा एक्टिव ज़्यादा होते हैं, निम्न ताप पर नर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके कहने का लैंगिक अनुपात इनमें ज़्यादा होती है। फिर हमने बात की थी तापमान पर आयु का क्या प्रभाव पड़ता है, लैंगिक लक्षण। जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ पोल इधर आप देखेंगे, इधर साउथ पोल है, बीच में उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र है, जहाँ पर ऊपर देखेंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे और जो है मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इनके मध्य को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो बोल सकते हैं जल्दी आते हैं, यहाँ के जीवों के लैंगिक लक्षण जल्दी होते हैं। और यहाँ चाहे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, जहाँ धूप नहीं पड़ता, तापमान नहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, देर से आता है। कम होते हैं मतलब देर से आता है। फिर दो चीज़ हमने पढ़ी थी, विषमतापी क्या है, समतापी क्या है। तो जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के साथ यदि बदलता है तो विषमतापी कहते हैं, और ये ठंडे और गर्मी का एहसास नहीं होता। जैसे पक्षी और स्तनधारी को छोड़कर जितने भी जीव आएंगे वो विषमतापी के अंतर्गत आएंगे। समतापिक जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के साथ नहीं बदलते, जैसे पक्षी और स्तनधारी है, और ठंडी का एहसास इनको होता है, जैसे हमें होता है ठंडी गर्मी आदि का एहसास देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम देखे थे, ठीक है। तो इस बात पर हम बातें कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम बातें करेंगे अन्य बातें जैसे कि खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है। चलिए, और आगे लिंडरमान का 10% नियम क्या है, फिर पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये हम देखेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला, या पहले देखिए खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खुद खाद्य श्रृंखला से ही खाद्य जाल बनेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। चलिए तो इसको एक साथ हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर पूरी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे जीव जो पोषण के लिए, किसके लिए भाई, पोषण के लिए, ऐसे जीव जो पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है, एवं खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है, जाल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम देखिए, जैसे कि मैंने कहा था पहले एग्जाम्पल में, देखें अगर घास है तो घास को कौन खाएगा भाई, घास है, इस घास को मान के चलिए बकरी खा देता है, और इस बकरी को यदि बाघ खा देता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये यदि ये लोमड़ी खा देता है, लोमड़ी, और इस लोमड़ी को यदि बाघ खा देता है, तो हम कहते हैं इसको
खाद्य जाल। ये क्या कहलाता है, सॉरी खाद्य श्रृंखला, ये क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, श्रृंखला। लेकिन ये एक प्रकार का, किस प्रकार की है, ये काल्पनिक विचारधारा है, काल्पनिक विचारधारा, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है भाई, यह एक प्रकार का काल्पनिक विचारधारा है। अब काल्पनिक विचारधारा क्यों कहेंगे, किस कारण से कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, किस कारण से कहेंगे, क्योंकि इसमें कल्पना की जा रही है। कैसे कल्पना, कि भाई साहब घास है तो घास को सिर्फ बकरी खाएगी, क्या गाय नहीं खाएगा, क्या हिरन नहीं खाएगा, क्या टिड्डा नहीं खाएगी, क्या चूहा नहीं खाएगा। तो ये काल्पनिक विचारधारा है। बकरी को क्या लोमड़ी खाएगी, बकरी को, ठीक है, बाघ भी खा सकता है, कोई और भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोमड़ी को क्या बाघ खाएगा, और कोई भी खा सकता है। इस प्रकार की क्या है, एक विचारधारा है जो कि क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य के प्रकाश से, अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे या घास, हम यदि बात करें, ये यदि पेड़ पौधे या जो है घास है, पेड़ पौधे या क्या है, घास, क्या करें, अपना भोजन तैयार करते हैं। समझिएगा, पेड़ पौधे और घास क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं। और इसके बाद जो चीज़ होती है, जैसे घास है, घास को कौन खाएगा, तो टिड्डा खा सकता है, टिड्डा को मेढक खा सकता है, मेढक को कोई और खा लिया, जैसे बाज खा सकता है, इस मेढक को सांप भी खा सकता है, और सांप को यदि गिद्ध खा गया, ठीक है। घास को यदि बकरी खा लिया, बकरी को, ठीक है, लोमड़ी खा लिया, लोमड़ी को बाघ खा लिया, ठीक है। इस बकरी को कोई और जानवर खा लिया, ठीक है, या फिर इसको चूहा खा लिया, चूहा को बिल्ली खा लिया, और बिल्ली को, ठीक है, आपका सियार खा लिया, सियार को शेर खा लिया, ठीक है। घास को यदि हिरन खा लिया, और हिरन को यदि शेर खा लिया, ठीक है, क्या कह रहे, हिरन को यदि शेर खा लिया। चलिए, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। चूहा को कुत्ता खा लिया, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो क्या कहलाता है, ये पूरा देखिए एक जालनुमा संरचना बन गया। एक क्या बन गया, जालनुमा संरचना बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या है, खाद्य जाल। क्या कहते हैं भाई, ये कहलाता है आपका खाद्य जाल, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ये क्या है। ये नॉर्मल विचारधारा है कि हम बात करते हैं, काल्पनिक विचारधारा है, हम बात करते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक जालनुमा जब संरचना बना जाती है तब उसे कहते हैं, चलिए क्या है, खाद्य जाल। तो ये खाद्य श्रृंखला, ये है आपका खाद्य जाल। देखिए, एक चीज समझिए कि खाद्य जाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, खाद्य जाल की सघनता, यह स्पेस नहीं है, नहीं तो लिख देता, इसको यहां लिख दें, खाद्य जाल की सघनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
पारिस्थितिक तंत्र स्थायी की। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र स्थायी की। इसका मतलब समझते हैं ना कि खाद्य जाल जितना सघन होगा, समझिएगा, खाद्य जाल जितना सघन होगा उतने ही हमारी पारिस्थितिक तंत्र स्थायी होगी। जैसे सघनता इसमें दिखाई दे रहा है। सघनता कहने का मतलब एक कोई जो है चीज को, ठीक है, चाहे घास हो, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीयक उपभोक्ता है, इसको डिफरेंट जीव इसका आहार बनाए, तो ये जितनी ज़्यादा सघन होगी, जितना ज़्यादा आपका जाल बनेगा, उतना हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्थायी रहेगा। अब पारिस्थितिक तंत्र स्थायी रहने से क्या समझते हैं, ये लिंडरमैन के 10% नियम से आपको समझ आएगा, ठीक है, और आगे समझ आएगा। पारिस्थितिक पिरामिड भी हम देखेंगे, तब आपको भी समझ लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि इसका कहने का मतलब है कि भाई साहब कि खाद्य जाल जितना सघन होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना स्थायी होगा, ठीक है। तो यदि एक जीव कोई मान के चलिए मैंने एग्जांपल दिया, अगर शेर है, शेर मान के चल किस पर डिपेंड है, सिर्फ अगर मान के चल हिरन पर डिपेंड है, मान के चलिए, समझिए बात को, शेर जो है आप मान के चलिए कि हिरन पर बस डिपेंड है, कि वो शेर उस जंगल में सिर्फ को हिरन को ही खाकर आप क्या कर सकते हैं, आप करते हैं अपना आहार लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो क्या सदैव वो शेर हिरन को ही खाएगा? ऐसा नहीं है कि हिरन के अलावा कोई और मांस मिले शेर को, क्या वो नहीं खाएगा? जाहिर सी बात है खाएगा। क्या है? जाहिर सी बात है, शेर यदि हिरन के अलावा कोई और अन्य मांस मिले तो भी खाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये सघनता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे में देखिए, ऐसे में अगर हिरन को ही वो शिकार बनाता और हिरन को ही बस खाता तो क्या होता, पूरा हिरन खत्म हो जाता। कहने का मतलब जितना ज़्यादा शेर होंगे उतना हिरन की कमी खलती जाएगी। कहने का मतलब हिरन की जो है जो क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, हिरन की जनसंख्या कम होती जाएगी। जब हिरन की जनसंख्या कम होती जाएगी तो जाहिर सी बात है जो घास खाने वाले, कहने का मतलब हिरन की जनसंख्या कम होगी तो घास की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेड़ों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ या घास को हिरन खा ही नहीं रहे, ठीक है, और हिरन को लगातार शेर द्वारा खाया जा रहा है, तो यहाँ शेर की भी जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि अगर डिपेंड होगा हिरन पर तो भी कम हो जाएगा। तो खाद्य जाल कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए। सघन कहने का मतलब, अब ऐसा अगर स्थिति होगा शेर कोई और मांस खाता है, ठीक है, चाहे वो बकरी खा लेता है, लोमड़ी खा लेता है, लोमड़ी या अन्य मांस खा लेता है, क्या खाता है? अन्य मांस खा लेता है, तब की स्थिति में क्या होगा? तब किसी में, ठीक है, किसी दिन हिरन मिल गया, किसी दिन बकरी मिल गया, किसी दिन लोमड़ी मिल गया, किसी दिन कोई अन्य मांस मिल गया, तो वो आहार बना लेगा, तो इससे मेंटेन बने रहेगा, इनसे मेंटेन बने रहेगा, ठीक है। यदि मान के चलिए एक एग्जांपल दे, आपके यहाँ बाड़ी है, ठीक है, आपके यहाँ क्या है? बाड़ी है, क्या है? बाड़ी है। यदि आपके यहाँ 4 से 5 प्रकार, बाड़ी में 4 से 5 प्रकार के आपने फसल लगाए हैं, ठीक है, वो अगर धान है, कहने का मतलब है धान है, बाद में चावल बनेगा, ठीक है, चावल है, गेहूं है, ठीक है, सब्जी में बहुत सारे सब्जी भी है, ठीक है, जो भी 4 से 5 प्रकार की सब्जी है, 5 प्रकार के सब्जी है, और आप कहेंगे भाई साहब कि मैं सिर्फ चावल ही चावल खाऊंगा, ठीक है, चावल ही चावल खाऊंगा, और सब्जी में मान के चलिए आपका गोभी सब्जी है तो गोभी खाऊंगा, चावल ही चावल खाऊंगा। तो देखिए ऐसे में तो लगातार गोभी खाएंगे तो ये बाड़ी का गोभी भी खत्म हो जाएगा, लगातार चावल खाएंगे तो चावल जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा से चावल खा लेते हैं, थोड़ा से जो है रोटी खा लेते हैं गेहूं से, ठीक है, किसी दिन गोभी सब्जी, किसी दिन बरबट्टी सब्जी, किसी दिन भिंडी सब्जी, या किसी दिन कुछ भी सब्जी खा लेते हैं, तो क्या होता है? मेंटेन बने रहता है, स्थायी बने रहता है। फिर यदि बरबट्टी खा रहे हैं तो गोभी फिर जो है उसकी पैदावार बढ़ गई, एक सब्जी खा रहे हैं दूसरी सब्जी की पैदावार बढ़ गई, ठीक है,
चावल खत्म हो गया तो गेहूँ रहेगा, ठीक है, गेहूँ खत्म हो चावल रहेगा, तो इस प्रकार से दोनों क्या है सब मेंटेन होके रहेंगे। अगर इस एक चीज़ को फोकस करके खाएंगे, एक चीज़ को फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सब्जी जल्दी खत्म होगी। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि खाद्य जाल में, ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जब सघनता जितना ज़्यादा होगा, एक कोई भी जीव को कोई डिफरेंट टाइप के 3-4 प्रकार के जीव अगर खाएंगे, तब हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, स्थायी बना रहेगा, नहीं तो स्थायी बना नहीं रहेगा। स्थायी कहने का मतलब है पूरी तरह से सभी, ठीक है, पूरी तरह से सभी को आहार मिले। स्थायी कहने का मतलब पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से सभी को आहार मिले, सभी जो सरवाइव कर सके, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। और खाद्य जाल की सघनता, ठीक है, जितनी होगी उतना जो है स्थायी होगा हमारा पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिक। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए, तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस प्रकार से चीज़ें। जाल बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जाल बनना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। जितना जाल होगा अधिक अच्छे से सघनता होगी, उतना ही हमारा पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिक पूरा स्थायी बना रहेगा, किसी एक पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लिंडनमैन साहब का 10% नियम, ठीक है। हम नेक्स्ट चलेंगे, एक है आपका लिंडनमैन का 10% नियम। अब ये लिंडनमैन साहब का 10% नियम क्या है, ठीक है, समझिएगा। लिंडनमैन साहब क्या बोलते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश है, समझिएगा, सूर्य है, चलिए, सूर्य है और सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, घास बनेगा, कहने का मतलब घास अपना क्या करेगा, उत्पादन करेगा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। घास या पेड़ पौधे जो भी है, घास को यदि मान के चलिए कौन खा लिया, टिड्डा खा लिया, समझेगा, टिड्डा को मेढक खा लिया, क्या है, मेढक खा लिया, और मेढक को खाया गया किसके द्वारा, सांप द्वारा, और सांप को खाया गया लास्ट में मोर द्वारा, ठीक है। ये एक खाद्य श्रृंखला है। तो लिंडनमैन साहब क्या बोलते हैं कि भाई साहब, सूर्य का प्रकाश से जब क्या होता है, घास ग्रोथ करता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है, तो जितना है सूर्य के प्रकाश का, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का जितना है वो पूरे के पूरे जो है कैलोरी किसको मिलेगी, घास को मिलेगी, ठीक है, जितना वो बनाएगा। जैसे कि मान के चलिए इसके पास, अब इसके पास क्या है, 1000 कैलोरी है, समझिए, 1000 कैलोरी ऊर्जा है, 1000 कैलोरी ऊर्जा है किसके पास भाई साहब, घास के पास। यदि घास को टिड्डा खा देता है तो देखिए क्या कहता है लिंडनमैन साहब, क्या कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा तृतीयक उपभोक्ता को 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, और अंतिम उपभोक्ता को, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा कितना, 10% की ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब, अब देखिए इसका 10% लाएंगे
तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 कैलोरी ऊर्जा इसको मिलेगा। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा किसको मिलेगा भाई, आपके टिड्डा को। 100 का 10% हो जाएगा आपका जो हो 10 कैलोरी ऊर्जा, 10 कैलोरी ऊर्जा। और 10 कैलोरी ऊर्जा का फिर 10% निकालेंगे तो 1 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी, 1 कैलोरी ऊर्जा। और फिर 1 कैलोरी ऊर्जा का अगर 10% निकालते हैं तो 0.1 कैलोरी ऊर्जा, वीडियो हटा देता हूं मैं अभी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि लिंडनमैन साहब का 10% नियम क्या बोलता है कि अगर घास के पास पूरी तरह से 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो जितने भी सभी में जब ट्रांसफ़र होगी तो सब एक के बाद ट्रांसफ़र होगी, तो 10-10% होकर ट्रांसफ़र होगी। घास से टिड्डा को 10% जाएगा ऊर्जा, टिड्डा से मेढक को 10% ऊर्जा जाएगा, मेढक को सांप, ठीक है, मेढक से सांप तक ऊर्जा 10% जाएगा, सांप से मोर तक ऊर्जा कितना जाएगा, 10% जाएगा। और यही क्या है, लिंडनमैन का 10%। तो घास को जहां पर 1000 कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है वहीं पर अंतिम मोर को 0.1 कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या तथ्य निकालते हैं, इससे क्या तथ्य निकलता है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट, इससे जो तथ्य निकलता है, एक तो क्या तथ्य निकलता है कि शाकाहारी जो है, पहली बात है शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है भाई, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। ये पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य क्या निकला कि खाद्य श्रृंखला बड़ी एवं लंबी नहीं होनी चाहिए। क्या है, बड़ी एवं लंबी क्या होगी, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, देखिए दोनों स्टेटमेंट की बातें करेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं या शाकाहारी जीव होते हैं उनको बेहतर ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलता है एज कम्पेयर टू जो है मांसाहारी से। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, घास पर डिपेंड है। ठीक है, ये क्या है, ये शाकाहारी है। तो शाकाहारी क्या है, डायरेक्टली घास पर डिपेंड रहता है। और मैंने इस पिछले क्लास में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि डायरेक्टली डिपेंड होगा घास पर या पेड़ पौधे पर, उत्पादक पर। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पर, उत्पादक पर। ठीक है, तो देखिए ये है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट उपभोक्ता, ये है सेकंड उपभोक्ता, ये थर्ड उपभोक्ता, ये फोर्थ उपभोक्ता। क्या है, आपका फोर्थ उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा मैंने क्या कहा कि ये भाई साहब ये शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए इसको यदि 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही टिड्डा को, तो वहीं पर जितने भी मांसाहारी इसको 10, इसको 1 कैलोरी, इसको 0.1 कैलोरी इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा गया कि शाकाहारी जो है मांसाहारी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करती है। पहला स्टेटमेंट का जो है आपको समझ आ गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि खाद्य श्रृंखला बड़ी एवं लंबी नहीं होनी चाहिए लिंडनमैन साहब के अनुसार। बड़ी कहने का मतलब बहुत बड़ी जो है बहुत लंबी। देखिए सघनता हो सकती है, सघन हो। ठीक है, सघन हो कहने का मतलब टिड्डा को कोई और खा गया, किसी और कोई खा गया, उसको और कोई खा गया। ठीक है, तो लंबी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मोर को कोई और खा रहा है, फिर इसको कोई और खा रहा है, फिर इसको कोई और खा रहा है, तो लास्ट में भाई साहब को, लास्ट में जितने जो भी जंतु आएगा, जो भी जीव आएगा,
उसको कितना मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा, न के बराबर, 1 चम्मच मिल जाएगा, बहुत है। 1 चम्मच ऊर्जा, ऊर्जा चम्मच में नहीं, कैलोरी में, ठीक है, थोड़ा से ऊर्जा मिल जाएगा, तो उसके लिए क्या है, एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, वीकनेस आएगा भाई साहब को, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी उनको, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मोर है या बाज है, उसको आसान नहीं होता अपने जो है खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जो श्रृंखला में बहुत लंबी है। वो बाज, वो सांप वगैरह किसी किसी को खाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिले, लेकिन डायरेक्टली जो रहता है घास के पास या जो शाकाहारी होते हैं, उसको तो कहीं पेड़ पौधे हर जगह है, शाकाहारी है उनके लिए तो पेड़ पौधे घास हर जगह है, तो उसको डायरेक्टली मिल जाता है। तो यही कहना चाह रहा है, दोनों को मतलब समझ लीजिए, ठीक है। जितना लंबा होगा उतना उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 10% के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, 10% क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए कहा गया है ये लंबी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो लिंडनमान के सांप के इस से 2 तथ्य निकले कि शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है और खाद्य श्रृंखला बड़ी एवं लंबी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी क्या है, लिंडनमान सांप का 10% नियम, ठीक है। चलिए चलिए इसी के आधार पर, इसी लिंडनमान सांप के आधार पर जो है आपको देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। एक होता है आपका, हम बात करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। पिरामिड या जिसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिक पिरामिड्स। अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये होते हैं मेनली 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। एक होता है ऊर्जा पिरामिड, एक होता है भाई आपका ऊर्जा पिरामिड, एक होता है आपका संख्या पिरामिड, क्या है, संख्या पिरामिड, और एक होता है द्रव्यमान या बायोमास पिरामिड। द्रव्यमान या जिसे कहा जाता है बायोमास पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए पारिस्थितिक पिरामिड में, एक एक करके हम बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा पिरामिड की। किसकी भाई, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड है क्या, तो उत्पादक एवं उपभोक्ता का संबंध, ठीक है, दर्शाना क्या कहलाता है, ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा पिरामिड कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। पहली बात है, पहले स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड किस पर बेस्ड है, ऊर्जा पिरामिड लिंडनमान के 10% नियम पर आधारित है। किस पर, लिंडनमान
के 10% नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक है, चलिए। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनती है, सीधा बनता है, ये भी याद रखिए। ऊर्जा पिरामिड कैसे बनेगा हम बात करेंगे। पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। चौथी बातें हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पिरामिड कैसा बनता है। देखिए इस प्रकार से अगर बात करें तो पिरामिड ऐसा कुछ बनेगा, एक ट्रायंगल शेप में। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं जैसे कि ये पिरामिड, ये ट्रायंगल शेप में, ये मैंने बना दिया। चलिए ये क्या है, ऊर्जा पिरामिड हम बात करेंगे। इसको कुछ खंडों में मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे ये है, 1 2 है, 1 2 3 4 5 जितने भी है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, पोषण स्तर। ये क्या है, पोषण स्तर, पोषण स्तर फर्स्ट, ये है पोषण स्तर सेकंड, पोषण स्तर सेकंड, ये है आपका पोषण स्तर, पोषण स्तर थर्ड, ये है आपका पोषण स्तर फोर्थ, पोषण स्तर फोर्थ, ये है आपका पोषण स्तर, पोषण स्तर 5। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए तो 5 पोषण स्तर मैंने बनाया। ठीक है, और 5 पोषण स्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लागू होगा वो 10% नियम से लागू होगा। तो जैसे कि मैंने पिछला भी एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि किसी के पास अगर 1000 कैलोरी की क्या है, ऊर्जा निहित है। ठीक है, तो उसका 10% ही वहाँ पर जाएगा, कहने का मतलब 100, फिर इसके ऊपर 10, फिर इसके ऊपर 1 और यहाँ पर 0.1, तो इसका कितना जाएगा, इसका 10% ही यहाँ पर जाएगा। इसका कितना जाएगा, 10% यहाँ पर जाएगा। क्यों होगा हम बात करेंगे। इसका 10% यहाँ पर जाएगा और इसका भी 10% यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए 10% नियम पर आधारित है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, और इसी को अगर हम देख लेते हैं, मान के चलिए ये है, इसको फिर से दोहरा देता हूँ, डबल यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो इसको 1 ये हो गया, ये 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है घास है, मान के चलिए घास, ये है टिड्डा, ये है मेढक, मेढक, ये आपका सर्प सांप, और ये है गिद्ध। ठीक है, ये कहलाता है आपका उत्पादक, ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये कहलाता है द्वितीयक। ठीक है, क्या है, द्वितीयक। प्राथमिक को मैं सेकंड, जो फर्स्ट सेकंड लिख देता हूँ, कुछ तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट उपभोक्ता, ये है आपका सेकंड उपभोक्ता, ये आपका थर्ड उपभोक्ता, ये आपका फोर्थ उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये कैसा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। हमारा जो है
क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। याद रखिए, ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। और ऐसे ही कैसा बनता है ऊर्जा पिरामिड। ये क्या हम देख रहे हैं, अगर किसका है भाई, ये है ऊर्जा पिरामिड। देख कैसे हो गया यार, ठीक है। अब देखिए समझिए, चलिए मैंने क्या कहा, ये सारे क्या है पोषण स्तर है, ठीक है। पोषण स्तर नंबर फर्स्ट अब नीचे देख सकते हैं, फिर ऊपर जाएंगे पोषण स्तर नंबर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, ठीक है। इस प्रकार से जाते और सबको डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, पहले पोषण स्तर से दूसरे में जाएंगे तो आपको 10%, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर 10%, फिर ऊपर जाएंगे 10%, फिर ऊपर जाएंगे 10%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब घास की हम बात करते हैं तो घास को मैंने क्या कहा 100 ये मिल गया, ठीक है। लेकिन जब ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 10-10% में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मान के चलिए, तो क्या चीज़ें चेंजेस होती। हम मान के चलिए बाय द वे एक बार के लिए सोच लेते हैं कि लिंडनमैन साहब के जो है 10% नियम पर ये जो है पिरामिड क्या है आधारित है, ऊर्जा पिरामिड आधारित है कि ऐसा मिलता है इन जीवों को। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, मान के चलिए ऐसा नहीं होता तो क्या स्थिति बनती है हमारा पर्यावरण या हमारे जो है इकोसिस्टम का या हमारा पारिस्थितिक का क्या स्थिति बनती। मान के चलिए एक बार सोच लीजिए कि जो घास है, घास को न के बराबर मिल रहा है, ऊर्जा कितना मिल रहा है, न के बराबर मिल रहा है, ठीक है। मतलब न के बराबर जितना भी 10% ऊर्जा या 10 कैलोरी मिल रहा है जो भी है, तो जितना ऊर्जा अगर घास को नहीं मिलता, सूर्य के प्रकाश से जितना ऊर्जा घास को नहीं मिलता, तो वो घास या पेड़ पौधे क्या होते, वो अपना भोजन ज़्यादा तैयार नहीं कर पाते, और ज़्यादा भोजन नहीं तैयार कर पाते तो ज़्यादा पेड़ पौधे उगते नहीं ज़्यादा, और ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो शाकाहारी की तादाद जो है, ठीक है, शाकाहारी की जो तादाद है वो लगातार कम होती जाएगी। कम कैसे, क्योंकि जितने शाकाहारी है वो किस पर डिपेंड है, घास है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। जब उसी को तो आहार बना के खाते हैं भाई, ठीक है। शाकाहारी जीव जंतु घास है, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। यदि घास और पेड़ पौधों की संख्या में अगर कमी आती है, उसकी संख्या में कमी आती है, तो वहाँ के जो जीव जंतु है, जो शाकाहारी है, उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसको घास फूस नहीं मिल रहा है। यदि शाकाहारी की जनसंख्या कम होती जाएगी तो मांसाहारी की भी जनसंख्या कम होती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मांसाहारी किस पर डिपेंड है, शाकाहारी पर। जंगल में, वन में सब एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। जब तक एक जीव दूसरे जीव को मार के नहीं खाता तब तक, ठीक है, तब तक ये पारिस्थितिक तंत्र उतना संतुलन नहीं होगा। ये आप बोलते हैं ना कि कोई जीव उसको मार के खा रहा है, अरे भाई इसका तो ऐसी है, मर के खाना ही है, ठीक है। चूहे को बिल्ली खा रहा है, बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, कोई और किसी जानवर को खा रहा है, ये कैसे करते हैं ऐसा। तो देखिए ये जब तक ऐसा नहीं करेंगे, जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं, दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, तब तक हमारा पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण संतुलन बना नहीं रहेगा। तो हम कहाँ थे कि यहाँ पर शाकाहारी की कमी खलदी की कम होती जाएगी उसकी जनसंख्या, क्योंकि घास फूस तो है ही नहीं। फिर शाकाहारी नहीं बचेंगे तो मांसाहारी भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उस पर आश्रित है। अगर शेर एकलौता अगर जंगल में है और वहाँ पर कोई हिरन नहीं है, कोई बकरी नहीं है, कोई और मांसाहारी नहीं है, तो शेर तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। शेर को भी जब पिंजरे में रखा जाता है तो उसको मांस ला के देते हैं प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन उसको मांस ला के देते हैं, घास फूस तो नहीं देते उनको, ठीक है। तो जब एक स्थिति डगमगा जाएगी,
पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पूरे जीव जानवर खत्म हो जाएंगे। अब देखिए कभी ऐसा होता है पतझड़ के समय में, या पेड़ पौधे जब उगते नहीं, हरा भरा नहीं होते, या ऐसे समय में, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे लगभग खत्म के कगार में आ जाते हैं, तो जो जानवर हैं वो किस तरफ भागते हैं, शहर की तरफ भागते हैं या दूसरी तरफ मूव ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी स्थिति डगमगा जाती है। कभी आपने देखे हैं कि भालू बाहर निकल के आ गया, सड़कों पर देख रहे हैं, शेर बोलता हूँ, आपका जो लोमड़ी है, आपका कहीं आपने हाथी देखे, हाथी बाहर निकल गए, सड़कों पर घूम रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारा पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा रहा है, ठीक है, हमारा पर्यावरण गड़बड़ा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, इसलिए कहा जाता है पेड़ों का संवर्धन करो, संरक्षण करो, विकास करो, वृद्धि करो, ठीक है। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक ये रहेंगे, ठीक, पेड़ पौधे रहेंगे, जब तक शाकाहारी जीव रहेंगे, तब तक मांसाहारी जीव रहेंगे, और जब तक ये सभी रहेंगे तो हम रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इसीलिए ये 10% का जो नियम है ये रहना चाहिए। और लिंडनमन साहब के अनुसार इस आधार पर ऊर्जा पिरामिड बनाया है, किस प्रकार मिलने चाहिए। किसी को ज़्यादा मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हिरन की जनसंख्या अगर बढ़ जाती है, मान के चलिए हिरन है, हिरन को अगर ज़्यादा ऊर्जा मिल गए, ठीक है, हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हिरन शाकाहारी है, तो सभी पेड़ पौधे को खा डालेगी, ठीक है। हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी या फिर बकरी की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो जो शाकाहारी जीव जंतु की जनसंख्या लगातार बढ़ जाएगी, मांसाहारी की कम हो जाएगी, तो फिर पेड़ पौधे पूरे खा जाएंगे, और पेड़ पौधे खा जाएंगे तो फिर आप देखते हैं फिर जो है पेड़ पौधे की कमी खल जाएगी। तो इस प्रकार से अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस बना के रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, संख्या पिरामिड। हमारा अब देखिए ऊर्जा पिरामिड, आपको, मुझे लगता है भाई आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट, सारे फैक्ट आपको समझ में आए, ये सीधा बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं आपकी ऊर्जा घट रही है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्रमशः घटती है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा पिरामिड में, ठीक है, ऊर्जा का मान घटता है, ऊर्जा घटती है, सीधा लिख सकते हैं घटती है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऊर्जा पिरामिड क्या है। दूसरे नंबर पर चलते हैं कि ऊर्जा पिरामिड, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी भाई, क्या है आपका संख्या पिरामिड। क्या है आपका संख्या पिरामिड, इस पर हम चर्चा करेंगे। संख्या पिरामिड, तो ये भी याद रखिए हमेशा क्या होता है, ये हम बात करेंगे। तो पहली बातें, जो संख्या पिरामिड है, संख्या पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जैसे आपका ऊर्जा पिरामिड बना वैसे संख्या पिरामिड बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए, यहां पर संख्या पिरामिड में उत्पादक की संख्या, जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो जो उत्पादक की संख्या अधिक होगी एज कंपेयर टू जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक या जितने भी उपभोक्ता हैं, ठीक है। तो उत्पादक की जनसंख्या, उत्पादक की
संख्या संख्या अधिक होगी, अधिक होगी, किससे अधिक होगी, एवं सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक होगी और सर्वोच्च उपभोक्ता की जो संख्या होगी सबसे कम होगी। कहाँ पर, यहाँ पर। हम देखेंगे कैसे होगी। पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ें हैं पिरामिड में, इस पर मैं आऊँगा। और पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने पर, ठीक है, संख्याओं में गिरावट आती है। क्या है, संख्याओं में क्या होगी, गिरावट आएगी, गिरावट आएगी। जैसे हम चलते हैं फिर से संख्या पिरामिड हम बना लेते हैं। ये है हमारा संख्या पिरामिड। इसको थोड़ा बीच में मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, ये मैंने एक संख्या पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर देखेंगे तो हम मान के चलते हैं उसी को 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, ये है आपका उपभोक्ता। ठीक है, क्या है, उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक। ये क्या है, उत्पादक। ये है प्राथमिक उपभोक्ता, ये है सेकंड उपभोक्ता, ये है थर्ड उपभोक्ता और ये है फोर्थ उपभोक्ता, या जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता। देखिए यहां पर भी याद रखिए ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये भी क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। चलिए, तो देखिए हमेशा उत्पादक की संख्या, उत्पादक मान के चलिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या घास हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। अरे भाई उत्पादक मैंने समझाया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक है, रासायनिक संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक कौन हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, घास हो सकते हैं। तो इनकी संख्या हमेशा क्या होगा, हमेशा अधिक होगी, हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। संख्या पिरामिड में इनकी संख्या हमेशा अधिक होगी। पेड़ पौधे देखते हैं आप, पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, क्या जितने पेड़ पौधे हैं उतने क्या उतने शाकाहारी है या उनके मांसाहारी, ऐसा नहीं है ना। पेड़ पौधे तो हर जगह और बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है होंगी। लेकिन यदि सर्वोच्च उपभोक्ता की बात करें, ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता मान के चलिए सर्वोच्च उपभोक्ता शेर है, ठीक है, या बाघ है, जो भी है। ठीक है, तो आप अभी देखिए शेरों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, हमारे जो है प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और वहाँ पर भी, ठीक है, इंडिया के लेवल में भी। तो शेरों की संख्या में लगातार गिरावट होने का कारण क्या है, कारण क्या है कि पारिस्थितिक का पूरी तरह से संतुलन बिगड़ जाना, हमारे पर्यावरण का पूरी तरह से संतुलन बिगड़ जाना। ठीक है, तो शेरों की संख्या क्या है, बहुत कम हो गया, बहुत क्या होगा, कम होगी। और जो उत्पादक की संख्या बहुत अधिक होगी, ऐसा कहा गया कि इसमें संख्या पिरामिड में। और संख्या पिरामिड क्या कहा गया कि हमेशा कैसा बनेगा भाई, हमेशा सीधा बनेगा।
ठीक है, हमेशा कैसा बनेगा, संख्या पिरामिड सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा, और जब नीचे से ऊपर हम जाएंगे तो संख्याओं में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। जो आपकी जितने भी स्टेटमेंट है उसका पूरा क्लैरिफाई आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, संख्या पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, तो सीधा बन रहा है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि उत्पादक की संख्या अधिक होगी, सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या कम होगी। तो आप देख सकते हैं पेड़ पौधों की जो संख्या कम हमेशा अधिक होगी, और शेर है, जैसे मैंने सर्वोच्च उपभोक्ता शेर को मान लिया या बाघ को मान लिया। और सर्वोच्च उपभोक्ता किसको कहा जाता है, हम जानते हैं कि वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जिसको कोई और नहीं खाया जा सकता। ठीक है, किसी दूसरे जीव के द्वारा नहीं खा सकते। क्या शेर को किसी दूसरा जीव खा सकता है, नहीं। ठीक है, शेर तो खुद मरेगा तो अलग बात है, मरने के बाद वो कोई खा दिया अलग है, लेकिन जिंदा रहते शेर का कोई शिकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जानवर जो है नहीं शिकार कर सकता शेर का, तो वो सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है, जिसको कोई शिकार नहीं कर सकता। तो उसकी संख्या हमेशा कमी है, कम रहेगी। ठीक है, ये तो बीच में माध्यमिक जो है आपकी इससे कम, फिर इससे कम, इससे कम, ये बनाया गया है, जो मैंने पिरामिड बनाया गया इससे के अनुसार रहेगी। प्राथमिक उपभोक्ता थोड़ा अधिक जो है, फिर उसके बाद थोड़ा से कम आपका जो सेकंड, फिर थोड़ा कम आपका थर्ड, फिर पूरी तरह से कम सर्वोच्च। इस प्रकार से अधिक से कम, ये क्या है, अधिक, अधिक से क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, कम, कम की ओर क्या होगा, ये पिरामिड चलेगी। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, संख्या पिरामिड, जहां पर संख्या इस प्रकार से देखने को मिलती है। चलिए, ये तो हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट तो आपको संख्या पिरामिड और आपका जो है हो गया कौन सा, ऊर्जा पिरामिड। तो 3 पिरामिड है, एक संख्या पिरामिड पढ़े हैं, एक ऊर्जा पिरामिड पढ़े, एक होता है द्रव्यमान पिरामिड। ठीक है, एक होता है क्या है, द्रव्यमान पिरामिड। थर्ड क्या होता है, द्रव्यमान पिरामिड। चलिए, एक चीज समझिए, शुष्क भार, ये होता है शुष्क भार। शुष्क भार, तो किसी जीव से, समझिएगा, किसी जीव से पानी की पूर्ण मात्रा निकाल देने पर बचे द्रव्यमान को क्या कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी जीव से पानी की पूर्ण मात्रा निकाल देने पर बचे द्रव्यमान को उस क्या कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम समझेंगे ये द्रव्यमान पिरामिड में होता क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम अगर समझते हैं, ठीक है, अगर बरगद का एक पेड़ है, क्या है, बरगद का पेड़, और बरगद का द्रव्यमान पिरामिड हमें निकालना है, द्रव्यमान पिरामिड। तो हम कैसे, पिरामिड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर बरगद की पेड़ की जो पेड़ होगी, ये क्या है, बरगद, और उस बरगद के पेड़ में कितने पक्षी होंगे, और उस पक्षियों में कितने परजीवी पक्षी होंगे, कितने क्या है, परजीवी समझते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं।
और ये क्या बनता है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ये ऐसे ही बनता है। कहने का मतलब है कि बरगद के पेड़ जो होंगे, जितने भी बरगद के पेड़ होंगे, उसमें जो पक्षियों की संख्या है उससे थोड़ी कम होगी, फिर परजियों की संख्या क्या है उससे थोड़ी कम होगी। तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमेशा याद रखें द्रव्यमान पिरामिड में, देखिए द्रव्यमान पिरामिड अलग अलग जो है इकोसिस्टम का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग इकोसिस्टम। कैलिकल अगर कोई तालाब है, तालाब का इकोसिस्टम अलग हो सकता है, द्रव्यमान पिरामिड अलग हो सकता है। आपकी किसी पेड़ का, किसी जंगल का, किसी स्थान का वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि जलीय पारिस्थितिक में अगर सेकंड एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो जलीय पारिस्थितिक हम अगर देखें, क्या समझे, जलीय पारिस्थितिक। और जलीय पारिस्थितिक में जल में, जलीय मतलब जल में, अगर हम जलीय पारिस्थितिक में देखें तो यहाँ पर ये जलीय पारिस्थितिक में बढ़ता है। मान के चलिए हम मछलियों की पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, किसकी, मछलियों की, ठीक है, बरगद के पेड़ के द्वारा, ये जलीय पारिस्थितिक का पिरामिड। तो यहाँ पर अगर बड़ी मछली है, बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली होगी, फिर उससे क्या होगी, छोटी मछली होगी, छोटी मछली, फिर उससे जो होगा वो क्या होगा, शैवाल होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से बनता है, ये याद रखिए, ये इस प्रकार से बनता है उल्टा। कैसे बनता है, आपका उल्टा बनेगा ये, ठीक है। पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा। वीडियो को मैं हटा देता हूं। ये तो ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिए जलीय पिरामिड कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और ये क्या है, ये सीधा बन रहा है, सीधा बनता है। तो डिपेंड करता है हम कहाँ के द्रव्यमान पिरामिड की बातें कर रहे हैं, किसकी द्रव्यमान, किसकी जो है द्रव्यमान अधिक होगी, ठीक है। जब द्रव्यमान किस बेस पर निकालते हैं, शुष्क भार के बेस पर। और शुष्क भार क्या होता है कि किसी जीव से पानी की पूर्ण मात्रा अगर निकाल देते हैं तो बचे हुए द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं। तो शुष्क भार के आधार पर किसका द्रव्यमान कितना है, किस जल का, किसी बरगद के पेड़ का, किसी वन का, किसी जंगल का, आदि आदि का हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये होता है आपका क्या है, पिरामिड, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे, एक टॉपिक बन गया है, बच गया है, लेकिन वो भी खींच जाएगा बहुत टाइम, ठीक है। एक टॉपिक बच गया है और वो क्या है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जीवों में संबंध, ठीक है। क्या बच गया है, पारिस्थितिक तंत्र में, एक मिनट, हाँ, चलिए हमने क्या कहा, पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले जीवों के मध्य, जीवों के मध्य संबंध,
चलिए, तो एक होता है आपका, क्या होता है भाई, सकारात्मक संबंध। एक होता है आपका सकारात्मक संबंध, और दूसरा होता है नकारात्मक संबंध। कैसा संबंध है, नकारात्मक संबंध। एक होता है सकारात्मक संबंध और दूसरा होता है नकारात्मक संबंध। या जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। एक होता है आपका निगेटिव रिलेशन। इसके अंतर्गत आप पाएंगे एक तो आपका सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सहभोजी संबंध, सहभोजी संबंध, सहजीवी संबंध और सहभोजी संबंध। फिर आपके नकारात्मक के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, एक तो परजीवी संबंध, परजीवी संबंध। दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा असहभोजी, प्रतिस्पर्धा संबंध। और फिर हम देखेंगे असहभोजी संबंध। ठीक है, तो ये इनके प्रकार है। ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है इसको 1 घंटा 40 मिनट, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटे से ऊपर लगेगा ये। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की क्लास होगी और इसको भी करूँगा तो उतना समय नहीं है। एक ही चीज़ को बताने में मुझे पूरा जो समय निकल जाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा ये चैप्टर। ठीक है, हाँ 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कोई है, 1 मिनट।
चलिए, कोई था? ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर हम बात करते पारिस्थितिक तंत्र से मिलने वाले जीवों के बीच संबंध। तो मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो उसको हम कैसे करते हैं, इसको रख देते हैं अभी। ठीक है, और उसको कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और कल ये पूरा प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, कंटेंट में ज़्यादा टाइम लगा, इसीलिए थोड़ा समय जा रहा है, नहीं तो 2 से 3 क्लास लगता है ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने जो देखें वो क्या है भाई, एक तो खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, ये देखें, पहला हम पढ़ें। फिर इस प्रकार से खाद्य जाल किस प्रकार से बनता है ये हमने देखे। लिंडनमान का 10% नियम क्या था वो हमने बात की थी। ठीक है, लिंडनमान साहब का 10% नियम पर हमने चर्चा की थी। फिर पारिस्थितिक पिरामिड के जो है प्रकार हमने देखे। पारिस्थितिक पिरामिड ऊर्जा पिरामिड होते हैं, संख्या पिरामिड होते हैं, द्रव्यमान पिरामिड होते हैं, या जिसको बायोमास पिरामिड कहते हैं। तो ये हमने देखे ऊर्जा पिरामिड में क्या क्या चीज़ होती हैं, ये पूरा आप चर्चा किए थे। ठीक है, किस प्रकार से ऊर्जा पिरामिड बनती है और कैसे होता है, ये पूरा हम देख चुके हैं। फिर ऊर्जा पिरामिड के बाद हमने जो देखे वो क्या है, संख्या पिरामिड। ठीक है, क्या है, संख्या पिरामिड देखें तो किसका संख्या कितना है, कितना ज़्यादा कितना अधिक है, उत्पादक का कितना है, ये वगैरह वगैरह हमने बात की। फिर हमने बात किए थे द्रव्यमान पिरामिड। तो मैंने कहा था अलग अलग बनता है द्रव्यमान पिरामिड का, हर स्थान पर अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अंतिम तो यही था, अंतिम में हम ये कल बात करेंगे इसके बारे में। मैंने कहा था कि ये 5 है। एक सकारात्मक संबंध है, पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जीवों के बीच संबंध अगर हम बात करेंगे तो 5 है। ठीक है, एक तो सकारात्मक, नकारात्मक के अंतर्गत 5 है। सकारात्मक में सजीवी संबंध, सबभोजी संबंध, और नकारात्मक में परजीवी, प्रतिस्पर्धा और असभोजी संबंध। ठीक है, असभोजी संबंध। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या है 5, और पाँचों की 5 कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से हम बात करेंगे। तो कल की क्लास 1 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि इतने में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ होगा तो हम देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।